मेरी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अब हमने कहा कि अगर पादपों में हम पोषण पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि जो पादप है वो अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। तो हमने कहा जो पादप हैं वो भोजन को ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात अपना पोषण करेंगे। अब देखते हैं कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, जिसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, कैसे हम अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम एक इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या कहा? फोटोसिंथेसिस कहा है। नेक्स्ट हमने बात की है जो फोटोसिंथेसिस है उसका स्थान कहाँ पे है। हमने कहा जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, यानी पौधे के वो भाग जो हरे कलर के होते हैं, जहाँ पे कि क्लोरोफिल पाया जाता है, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। हमने कहा अगर हम मेन स्थान की बात करें, यानी कि मुख्यतः जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पाई जाती है, हमने कहा पत्तियों में पाई जाती है। और इसीलिए हम पत्तियों को क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फूड फैक्ट्री कह रहे हैं या फिर खाद्य फैक्ट्री कह रहे हैं। अब हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस अगर पत्ती में हो रही है तो पत्ती की संरचना को एक बार अगर हम देखें डिटेल में, हमने क्या क्या देखा था। देखिए हमने कहा ये एक प्लांट हमारे पास आता है, हमने कहा ये एक हमारे पास प्लांट आता है और ये इसकी पत्तियां हैं। ये प्लांट है, ये इसकी पत्तियां हैं। अब हमने कहा इस पत्ती का अगर हम डायग्राम देखें, इस पत्ती को अगर हम देखें कि पत्ती के अंदर ऐसी क्या संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे हमने देखा तो ये हमारे पास पत्ती की संरचना आती है। और हमने कहा कि पत्ती में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमने देखी थी, इस प्रकार की संरचना। ये हमारे पास पत्ती का एक डायग्राम है। इस प्रकार की संरचना जब हमने पत्ती में देखी तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसे स्टोमेटा होते हैं और पत्ती में असंख्य स्टोमेटा होते हैं। अब कार्य क्या है? जब हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमने कहा जो प्रकाश है वो यहाँ पे किसके द्वारा आएगा, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सूर्य का प्रकाश। ये बात क्लियर है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित हो रहा है, प्लांट में आ गया है। अब यदि बात करें जल की, तो जल कहाँ से आएगा? हमने कहा यहाँ नीचे जो जल है वो जड़ के माध्यम से क्या हुआ, अवशोषित हुआ। जड़ के द्वारा पानी का अवशोषण हुआ और इस प्रकार से ये जो जल है यहाँ पे आ गया है, जल यहाँ पे आ गया है। सूर्य का प्रकाश आ गया है, जल आ गया है, 2 चीजें हैं। जो क्लोरोफिल है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 चीजें हैं। चौथा अवस्था है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा ये जो छिद्र है, ये जो स्टोमेटा है, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर आएगी। तो हमने इस प्रकार से जो स्टोमेटा है उसका डायग्राम देखा था और ये हमारे पास स्टोमेटा आ गया है। अब ये जो स्टोमेटा है ये बंद है, क्लोज है। अगर हम कहेंगे कि ये खुला हुआ किस प्रकार से दिखेगा, तो हमने कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम देखा था। इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम देखा।
अब ये जो स्टोमेटा है यहाँ से ओपन हो गया है। अब इस स्टोमेटा से अंदर क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अंदर, यानी कि अब यहाँ से CO2 भी अंदर चला गया। चारों चीजें इकट्ठा हो गई है एक पत्ती में। अब यहाँ से भोजन का निर्माण शुरू होगा। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है, क्या क्या चीजें होती हैं जिनकी आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती है। अब हम देखते हैं कि ये तो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आपकी बुक में दिया गया है। अगर हम कहें कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसे हम एक इक्वेशन के द्वारा किस प्रकार से निरूपित करेंगे, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है रिएक्शन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, आप इस इक्वेशन के द्वारा पूरी प्रोसेस को यहाँ पे बता सकते हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी। पहली बात है कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधा था, पौधे में जो स्टोमेटा था वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई है। जो जल है वो पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित हुआ है, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो सन हमें दिखाई दे रहा है, ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आया है। ये जो सूर्य है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ गया है। और सूर्य के प्रकाश को किसने अवशोषित किया है, क्लोरोफिल ने। तो अब आपको क्लोरोफिल का कार्य पता चल गया है। क्या कार्य होता है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल का कार्य है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे जो स्टोमेटा है, जो छिद्र है, उसका कार्य क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करना, गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट तो हमने कहा ये हमारे पास कच्ची सामग्री है, 1 2 3 और 4 चीजें हमारे पास हो गई हैं। अब जब इन 4 चीजों को मिला करके हमारे पास जो भोजन बना, यानी कि जो पौधों के पास जो भोजन बना उसे हम कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे भोजन है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और गैस बनती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे जो उत्पाद बन रहे हैं, ये अगर आप देखेंगे डायग्रामेटिक वे में, अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखेंगे इस प्रकार से देखेंगे, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस का चित्रीय निरूपण कीजिए तो आप इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे सिंपल वही चीजें दिखाई गई हैं जो आपको रिएक्शन में दिखाई गई हैं। एक पौधा है यहाँ पे, आप उसकी लीफ बना देंगे, पत्तियां बना देंगे। पत्तियों में ग्रीन कलर दिखाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो जल है जल अवशोषित हो रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार का एरो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो रही है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पे भोजन का निर्माण होगा और इस प्रकार का एरो आपको दिखाया गया है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। इस प्रकार से निरूपण यहाँ पे होगा। तो ये बात थी फोटोसिंथेसिस की। अब देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में उत्पाद क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या है। 2 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। पहला हमने कहा मुख्य उत्पाद। देखिए मुख्य उत्पाद में हमारे पास क्या आएगा, मुख्य उत्पाद में हमारे पास आया ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं, C6H12O6। क्या बता रहा है ये बता रहा है जो ग्लूकोज है वो 3 चीजों से मिलकर बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिसे हम कह रहे हैं कि पौधे का भोजन है वही ग्लूकोज है। यहाँ पे ग्लूकोज 3 चीजों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये नंबर क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होती होंगी, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन होते होंगे और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन होती होंगी। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करना है, इजी है, C6H12O6। अब से आप क्या करेंगे, जब भी आप ग्लूकोज को लिखें आप फॉर्मूले को लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। हमारा यानी कि प्लांट का जो मुख्य उत्पाद बना है वो ये है ग्लूकोज। अगर हम अन्य उत्पाद देखें तो अन्य उत्पाद क्या होगा, देखिए अन्य उत्पाद में हमारे पास आता है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं अब आपको धीरे धीरे लिखना सीखना है। जो हमारे पास कुछ तत्व आएंगे और जो तत्वों के जो सिंबल आएंगे वो आपको लिखना सीखना है। ऑक्सीजन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ग्लूकोज को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जल को हम H2O करके इस प्रकार से लिखते हैं। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास दो प्रकार के उत्पाद आए हैं। तो है मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद में ग्लूकोज है जिसका उपयोग प्लांट खुद करता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये क्या होता है, ये वेस्ट होता है। वेस्ट यानी कि इसका कोई भी कार्य नहीं है। जो पौधा है, जो प्लांट है, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को, ये जो एरो बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट बॉडी के बाहर फेंक दी जाएगी और इसी ऑक्सीजन का यूज हम अपने श्वसन में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो ऑक्सीजन है वो प्लांट से मिलती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किस प्रकार से यहाँ पे होता है। आपको याद क्या रखना है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है, क्या होती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है। उसके बाद आपको जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्टोमेटा के कार्य आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल का क्या कार्य है वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप ये डायग्राम और ये इक्वेशन जरूर वहां पे लिखेंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपको लिखना हो कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसे डिटेल में समझाइए तो किस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप पढ़ेंगे यहाँ पे, द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर through the tiny pores present on the surface of leaf called stomata। ये बात क्लियर है क्या। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो अकार्बनिक कच्चा माल है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की सतह, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से लिया जाता है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। वही चीज बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया जाता है, जो हमारे वातावरण में हवा है वहां से लिया जाता है। और किसकी सहायता से, जो पत्ते पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनकी हेल्प से। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड चीज क्या कह रहे हैं, जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है आप देखेंगे, और पानी पौधों की जड़ों मिट्टी के माध्यम से अवशोषित होता है। दो चीजें यहाँ पे हो गई हैं। इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे जब आप समझा रहे होंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है। नेक्स्ट आपने देखा, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स विच एक्ट लाइक पाइप्स। तो ये पानी के बारे में बता रहा है कि जो जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करेंगी। अब जो पौधा है, पौधे के अंदर कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो कि पाइप जैसा कार्य करते हैं। वैसे पाइप का कार्य क्या होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वैसे ही जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो कि पाइप का कार्य करते हैं और पानी को जड़ों से पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा, फ्रॉम रूट टू लीव्स फॉर द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी कि क्या कह रहा है, वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। क्या, यहाँ पे पानी की बात हो रही है, जो पाइप की तरह काम करता है। ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ों से पत्तियों तक निरंतर मार्ग बनाती हैं। अब आपने जो पौधा है उसका डायग्राम देखा होगा, तो उसमें जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमारे पास ये पौधा आया है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये इसकी जड़ें हैं मिट्टी के नीचे। अब यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से उसे इस पत्तियों में भी जाना है, इस तने में भी जाना है और आगे के हर एक पार्ट में जाना है। तो इस पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी के परिवहन के लिए जो विशेष ऊतक होते हैं उनका नाम यहाँ पे जाइलम होता है। आप अभी से नाम याद रखेंगे तो आगे आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। तो किस ऊतक के द्वारा पानी जा रहा है, हमने कहा यहाँ पे एक ऊतक होगा, एक पाइप जैसी संरचना होगी और उस पाइप जैसी संरचना का नाम है जाइलम, और जाइलम से जल का परिवहन होता है। आप दोनों वर्ड को देखेंगे, जाइलम और जल दोनों क्या है, एक दूसरे, जो वर्ड है एक दूसरे से थोड़ा सा मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे।
तो यहाँ पे हमने बात की है, अब हमने देख लिया है कि जो चीजें हैं, जो कच्ची सामग्री है, वो किस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित होती है। नेक्स्ट हमने बात की है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of the sunlight। अब बताया गया कि हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड और स्टार्च, यानी कि इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग भोजन या फिर स्टार्च को तैयार करने में किया जाता है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, हमने जब देखा कि फोटोसिंथेसिस में एक इक्वेशन हमने देखी थी और हमने कहा था प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है जिसे हम पौधों का भोजन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोष्टक में हमने स्टार्च देखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, जो स्टार्च और ग्लूकोज एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जो स्टार्च होगा वो जटिल फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जो ग्लूकोज है वो सिंपल यहाँ पे फॉर्म होगी, यानी कि सरल रूप और जटिल रूप दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक होगा जटिल रूप, एक होगा सरल रूप। स्टार्च की हम बात करें हमने कहा जटिल रूप है, ग्लूकोज की हम बात करें हमने कहा सरल रूप है, बाकी दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फोटोसिंथेसिस इज द यूनिक प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधे में संग्रहित किया जाता है। ये बात हमें पता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। एक और क्वेश्चन आपका बन गया है कि ऊर्जा का परम स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आप कहेंगे सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ तक की बात हो गई है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वहां पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे पता चल गया है कि सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं। अब वहां पे क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होगा। हमने कहा था भोजन का निर्माण किस रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है उसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे अब आपने जब फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण है, उसका क्या महत्व है। देखिए हमने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अगर भोजन ना दिया जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें वीकनेस आएगी, वो कार्य करने की स्थिति में नहीं होगा, और हमने कंटिन्यूसली उसे भोजन नहीं दिया तो एट लास्ट उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेम यही होगा प्लांट्स के साथ, अगर प्लांट्स को भोजन नहीं दिया गया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। भोजन का निर्माण नहीं होगा तो जो प्लांट है, जो पौधा है, उसे पोषण नहीं मिलेगा, और अगर पोषण नहीं मिला तो धीरे धीरे करके जो पौधा है उसकी मृत्यु यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या होगा, अगर पौधे की मृत्यु हो जाएगी तो इसके लिए हमें जानना होगा जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने जाना था प्लांट्स के बारे में, हमने देखा था जो पेड़ पौधे होते हैं किस प्रकार से जो जीव हैं उनसे भिन्न होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है जो हमें और प्लांट्स को अलग अलग करता है, हमने कहा था पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो वो स्वपोषी हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि हम अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं। तो क्या होगा अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, इससे हम बात करते हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। हमने कहा था हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है जल और तीसरा है भोजन। देखिए अब हमने कहा ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई किसी पौधे में, वहां पे भोजन का निर्माण नहीं हुआ, धीरे धीरे जो पौधे हैं उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई है, यानी कि जो प्लांट है वो धीरे धीरे यहाँ पे विलुप्त होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये बात क्लियर है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तभी यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण होगा, ये हमने अभी देखा था। हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हो सकता है कि हम जल के बिना 1-2 दिन तक जीवित रह सकें,
हो सकता है कि हम भोजन के बिना काफी दिन तक जीवित रह सकें, लेकिन जहाँ बात आती है ऑक्सीजन की, हम कुछ सेकंड भी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, हम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम पे एकदम से इफेक्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। पहला प्रभाव ये हमारे पास आता है। सेकेंड, हमने कहा कि जब हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा था, जब आपने पढ़ा होगा जल चक्र के बारे में, तो हमने क्या देखा था, जल चक्र क्या है। जल चक्र जैसे कि जो पृथ्वी पे जो जल है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प का फिर बारिश के रूप में फिर से पृथ्वी पर आना, यही जो चक्र है इसे हम जल चक्र कह रहे हैं। और जल चक्र में पेड़ पौधे की बहुत अधिक भूमिका होती है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, हमारा जो जल चक्र है वो प्रभावित होगा। जल चक्र प्रभावित होगा तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, जैसे कि पानी की कमी होगी, इसके साथ साथ सूखा पड़ेगा और सारे कारण होंगे। दूसरा हमें प्रभाव मिल गया है। तीसरा हमने कहा भोजन। अब मेन बात आती है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा भोजन भी वहां पे नहीं आएगा, हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो भोजन प्राप्त नहीं होगा तो ये जो प्रभाव है ये सिर्फ हम पे नहीं बल्कि सारे जीवों पे देखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें ऑक्सीजन की, चाहे हम बात करें भोजन की, ये बात हो रही है सारे जीवों की, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो हमने जब बात की थी, हमने कहा था भोजन के दो स्रोत होते हैं, पहला होता है पादप और दूसरे होते हैं जंतु। लेकिन आपको ये पता होगा कि जो हमारे भोजन के जो द्वितीय स्रोत होते हैं जंतु, वो भी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो मुख्य स्रोत है वो तो खत्म होगा, लेकिन हमारा जो सेकंड जो दूसरा जो स्रोत है वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। इस प्रकार हमने क्या देखा, तीनों जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमें किससे प्राप्त हो रही हैं, पादपों से प्राप्त हो रही हैं। अगर पादप नहीं रहेंगे तो हमारा भी जो जीवन है वो संकट में आ जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या देखा, हमने कहा इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ। देखिए यही कहा जा रहा है कि यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो पृथ्वी पर भोजन नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पे जो भोजन का स्रोत है वो वहाँ पे पादप ही है। नेक्स्ट हमने कहा photosynthesis is also necessary for the production of oxygen gas in the atmosphere, which is necessary for the preparation of रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपने देखा प्रकाश संश्लेषण वातावरण में ऑक्सीजन गैस के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमने कहा therefore it can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अभाव में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं वो हमें प्लांट की उपस्थिति में ही यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आपने जाना जो प्रकाश संश्लेषण। चलिए यहाँ पे हमने जाना फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लीफ पिगमेंट के बारे में। लीफ पिगमेंट क्या होते हैं, हमने एक पिगमेंट के बारे में पढ़ा है, वो है क्लोरोफिल, जो कि हरे रंग का होता है। अब हम देखते हैं पत्तियों के कलर के बारे में। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या पत्तियां सिर्फ ग्रीन कलर की होती हैं, तो आप सोचेंगे, आपको क्या करना है, आप चारों ओर देखेंगे आपने और आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं वो सिर्फ ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, और कलर की भी होती हैं। आपने देखी भी होगी, अगर आपने देखी नहीं है तो आप ऑब्जर्व करेंगे पत्तियों के अलग अलग कलर को। जैसे कि आपके पास कुछ इमेजेस आती हैं। सबसे पहले जो आपके पास इमेज आती है, ज्यादातर जो हम प्लांट देखते हैं वो इसी प्रकार के प्लांट देखते हैं जिनमें इस प्रकार की पत्ती पाई जाती है। और इसे देखिए हम कह सकते हैं कि ये जो पत्ती है इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने कहा था जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहीं पे क्या होगा, हरा कलर होगा। जब हम पढ़ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस का स्थान क्या हो सकता है, तो हमने क्या कहा, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होंगे प्लांट के वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संभव है, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन कलर है वहां पे क्या है, क्लोरोफिल है। लेकिन हमने कहा कुछ इस प्रकार की पत्ती भी हमें देखने को मिलती है, जो कि आपको क्या कुछ रेडिश कलर की दिखाई दे रही है।
इस प्रकार की पत्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमने कहा अगर हम कुछ और पत्तियों को देखें, इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी, कुछ पिंक कलर जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमने कहा अगर हम और पत्तियों को देखें तो आपने देखा कि यहाँ पे येलो कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा अगर कुछ और पत्तियों के कलर को हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पत्ती में सिर्फ हरा कलर नहीं होता है, बल्कि पत्तियों में बहुत सारे कलर होते हैं। अलग अलग कलर की पत्तियां हमारे पास यहाँ पे आई हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमने कहा था कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उनमें पाई जाती है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हमने देखा कि सिर्फ हरे रंग के पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग कलर की पत्तियां हैं। अब हम सिर्फ पत्तियों को यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है मेनली पत्तियों में ही होती है। अब जब जिस पत्ती में यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं है तो वहां पे क्या होगा, हमने कहा अगर यहाँ पे जो हमें येलो कलर की पत्ती दिखाई दे रही है तो क्या इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाएगी। हमने कहा अगर यहाँ पे हमें पिंक कलर की पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो क्या इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। या फिर इससे पहले एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हरे रंग के अलावा जितने भी कलर की हमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं क्या उनमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है, ये सोचने का विषय है। तो हमने कहा ठीक है, अगर क्लोरोफिल हरे रंग का होता है और अगर हमने कहा इस पत्ती में हरा कलर नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना पोषण कैसे करते हैं, किस प्रकार से अपने पोषण को ये कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में हमें जानना होगा। पहले पिगमेंट के बारे में जानना होगा, पिगमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानेंगे जो वर्णक होते हैं, जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता है, बल्कि और सारे भी पिगमेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पत्ती की, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल है, यहाँ पे और भी सारे पिगमेंट होते होंगे, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट ज्यादा मात्रा में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमने कहा इस पत्ती का जो कलर है वो येलो कलर का है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पिगमेंट येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। सबसे पहले तो मैं आपका आंसर दे दूं कि इन सारी पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित है और इन सारी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। अब हमने कहा अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ग्रीन कलर की क्यों हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो पिगमेंट है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग जो पिगमेंट है, अलग अलग जो वर्णक है वो अलग अलग रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमने कहा क्लोरोफिल यहाँ पे हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस पत्ती की, अगर हमने बात की यहाँ पे इस पत्ती की, तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कोई और पिगमेंट भी प्रेजेंट है जो कि जो पीला कलर है उसके लिए उत्तरदायी है, और उसकी जो मात्रा है वो क्लोरोफिल से अधिक है। यानी कि जो कलर है पत्ती का वो जो कौन डिसाइड करेगा, जिस पिगमेंट जिस वर्णक की मात्रा उसमें अधिक मात्रा में पाई जाएगी। यानी कि इसमें जो हरे रंग का कलर है, वो जो हरे रंग का पिगमेंट है वो ज्यादा होगा यहाँ पे, और क्लोरोफिल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने कहा कि यहाँ पे जो सबसे अधिक मात्रा में जो वर्णक होगा, जो पिगमेंट होगा वो क्लोरोफिल है, इसीलिए इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है। तो हमने क्या देखा, अगर हम इसी चीज को लैंग्वेज में देखें तो आप पढ़ोगे इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल absorb light energy from the sun to perform photosynthesis। ये बात हमें पता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा beside some green colors plants like caton maples and colossia have leaves that are red, brown, violet color or variegated. These colors are present in large amount and mask the green color of chlorophyll in the leaves। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आए हैं, रेड कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, वायलेट कलर की होती हैं, अलग अलग कलर की हमारे पास पत्तियां आती हैं। तो ये क्या होता है, जब इनकी मात्रा पत्ती में अधिक हो जाती है तो ये क्या करती है, जो यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल को क्या कर देती है, क्लोरोफिल के कलर को दबा देती है। यानी कि अब ज्यादा मात्रा में, अगर यहाँ पे रेड कलर ज्यादा मात्रा में आ गया है, हमने कहा रेड कलर अगर यहाँ पे ज्यादा मात्रा में आ गया है तो ये क्या करेगा, जो क्लोरोफिल का कलर है उसे दबा देता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, thus these leaves also perform photosynthesis and synthesis starch in them।
लेकिन फिर भी इनमें क्या पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, चाहे कम मात्रा में पाया जाए चाहे अधिक मात्रा में पाया जाए। और ये सारी जो पत्तियां हैं ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। तो क्लास आज हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में और पत्तियों में वर्णक के बारे में। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपको घर में जाके उसे रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।